अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीर अहमद और आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन स्किल्स चैनल। कुछ अर्सा पहले मेरा ये एक इंटरव्यू हुआ था जो कि जनरल टेक्नीशियन मैकेनिकल की पोजीशन के लिए था। सोचा आपके साथ में शेयर कर दूं। ये इंटरव्यू तकरीबन 55 से 60 मिनट के करीब था। इस वीडियो का उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो कि अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में तकरीबन 30 से ज़ायद सवाल पूछे गए थे। इस पूरे इंटरव्यू को एक ही वीडियो में कवर करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 वीडियो में इसको कवर कर सकूं। इस इंटरव्यू को मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मैं इस इंटरव्यू को यूट्यूब पर पब्लिश नहीं कर सकता, लिहाजा बस गुजारा करें। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि इस इंटरव्यू में कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दूसरे इंटरव्यू की भी ऑफ़र हुई और दूसरा इंटरव्यू भी सेम टेक्निकल था, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस इंटरव्यू के बाद में वो वाला इंटरव्यू भी आपके साथ में शेयर करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड इंटरव्यू में भी कामयाबी के बाद मुझे एचआर की तरफ से ईमेल आई इंटरव्यू की। एचआर का इंटरव्यू था, लेकिन मैंने एचआर से माजरत कर ली क्योंकि इस बीच में मुझे एक अच्छी ऑफ़र मिल गई थी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब। Welcome to Mechanical Technician Skills Channel. इनका पहला क्वेश्चन था, प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ रिगार्डिंग योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इसके जवाब में मैंने उनको तफसील के साथ अपनी एजुकेशन और पिछले तमाम एक्सपीरियंस के मुतालिक बताया, जो कि कमोबेश 3 मिनट तक था। What were the major jobs that you have attended while working at your previous company? इस सवाल के जवाब में मैंने उनको जो बड़ी बड़ी जॉब्स की थी उनके बारे में बताया, जैसे कि ओवरहॉलिंग ऑफ मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, रिप्लेसमेंट ऑफ मैकेनिकल सील्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राई गैस सील्स, ओवरहॉलिंग ऑफ turbo compressors, shell and tube heat exchanger maintenance, plate type heat exchanger maintenance, electrical motors overhauling, submersible pump overhauling. What are the current responsibilities in your job that you are doing now? तो इसके जवाब में मैंने उनको सुबह से लेकर शाम तक जो मेरी रूटीन होती थी इसके मुतालिक बताया, और जो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके बारे में भी उनको बता दिया। कैपेसिटी ऑफ बिगेस्ट पंप दैट यू हैव वर्कड इन योर एक्सपीरियंस। तो इसमें वर्टिकल स्प्लिट केसिंग मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप जो कि सल्जर था, इसके बारे में मैंने उनको बताया, और हॉरिजेंटल स्प्लिट केसिंग मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप जो कि रोहर पंपन था, इसके बारे में उनको बताया। यहां से इनके आगे टेक्निकल सवाल शुरू हो गए थे। Explain the overhauling steps of multi-stage centrifugal pump, horizontal split casing. सबसे पहले हम जॉब प्लानिंग और प्रिपरेशन करते हैं, जैसा कि स्पेयर्स को चेक करके अरेंज करना, OEM इंस्ट्रक्शंस, ड्राइंग्स और क्लियरेंस को नोट करेंगे या इनका प्रिंट लेकर रख लेंगे। अगर कपलिंग हब को निकालने के लिए हीटिंग करनी है तो इसकी तैयारी कर लेंगे। जो भी स्पेशल टूल्स इस्तेमाल में आने हैं उनको रेडी कर लेंगे। अगर स्कैफोल्डिंग चाहिए तो इरेक्ट करवा लेंगे। अगर ब्लाइंडिंग, स्पेडिंग, मैकेनिकल आइसोलेशन के लिए चाहिए तो इसकी भी तैयारी कर लेंगे। PTDW, JHA, JSA, रिगिंग प्लान्स और तमाम चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे। अब आइसोलेशन और PTW हासिल करने के बाद जॉब को स्टार्ट करने से पहले TBT कंडक्ट करेंगे, जिसमें पूरी मैकेनिकल टीम और ऑपरेशन टीम शामिल होगी, जिसमें तमाम आइसोलेशन जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को TBT में डिस्कस करेंगे, जॉब्स के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, और जो जो हैजर्ड इन्वॉल्व हैं इनके हवाले से सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी डिस्कस कर लेंगे। जो जो पार्ट्स डिसमेंटल करने हैं उनकी सबसे पहले प्रॉपर मार्किंग करेंगे। कपलिंग गार्ड को खोलकर एज फाउंड अलाइनमेंट चेक कर लेंगे। कपलिंग स्पेसर को निकालकर DBSE नोट करेंगे।
पंप साइड की रेडियल लिफ्ट और एक्सियल क्लियरेंस को भी चेक करके नोट कर लेंगे। अब बेरिंग हाउसिंग से ऑयल ड्रेन कर देंगे। इसके बाद मैकेनिकल सीलों को ट्रांसपोर्ट लॉक लगा देंगे ताकि लिफ्टिंग के दौरान में किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना हो और ये सीलें रिफर्बिश होने में हमें कोई दिक्कत ना आए। अब मैकेनिकल सील के फ्लैंजेस को केसिंग के साथ से डिसमेंटल करेंगे और तमाम सील फ्लशिंग पाइपिंग को निकाल देंगे। पंप केसिंग के बोल्ट्स को OEM इंस्ट्रक्शन के मुताबिक खोल लेंगे। अपर केसिंग को लिफ्ट करके फेस अप करके प्लेस कर देंगे ताकि हमें इंस्पेक्शन में और क्लीनिंग में कोई मसला ना आए। अब एक दफा विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे और कुछ मेजरमेंट्स चेक्स करेंगे, जिसमें इम्पेलर्स के रनआउट, वियर रिंग क्लियरेंस और इम्पेलर टू केसिंग क्लियरेंस चेक करके नोट करेंगे। दोनों बेरिंग हाउसिंग को लोअर केसिंग से डिटैच करके रोटर को कपलिंग हब, बेरिंग और मैकेनिकल सील के साथ लिफ्ट करके वर्कशॉप में शिफ्ट कर देंगे। थ्रॉट बुशिंग और बैलेंसिंग ड्रम की क्लियरेंस को चेक करेंगे। अब कपलिंग हब को निकालने से पहले कपलिंग हब के फेस से शाफ्ट एंड का डिस्टेंस चेक करके नोट कर लेंगे ताकि इंस्टॉलेशन के टाइम में हमारा DBSE डिस्टर्ब ना हो सके। कपलिंग हब को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, जिसके 3 तरीके होते हैं। एक तो हम उसको डायरेक्ट टार्च के साथ हीटिंग करते हैं। दूसरा, अगर मैकेनिकल पुलर से कपलिंग हब निकल सकता है तो मैकेनिकल पुलर को ट्राई करेंगे। अगर कपलिंग हब स्पेशल हाइड्रोलिक टूल के साथ खुलती है तो इसको स्पेशल हाइड्रोलिक टूल के साथ में खोलेंगे, जिसमें HP और LP पंप इस्तेमाल होते हैं। अब अगले स्टेप में दोनों तरफ के बेरिंग को रिमूव करके मैकेनिकल सील को शाफ्ट से अलग कर लेंगे। थ्रॉट स्लीव और बैलेंसिंग स्लीव को भी निकाल लेंगे। अब तमाम डिसमेंटल पार्ट्स की अच्छी तरह से क्लीनिंग के बाद इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें NDT टेक्निक्स को भी यूज करेंगे, जैसे DPT, MPT। अब तमाम डिसमेंटल पार्ट्स को डैमेज, क्रैक, डिफॉर्मेशन, फ्रेटिंग, क्रोयन, पिटिंग, इरोजन, स्कोरिंग और किसी ब्रेकेज के हवाले से इंस्पेक्ट कर लेंगे। अब इंस्पेक्शन बेस पर तमाम डिफेक्टिव पार्ट्स को रिप्लेस कर देंगे। अगर रोटर की बैलेंसिंग की जरूरत है तो मशीन शॉप से बैलेंस करवा लेंगे। अपर और लोअर केसिंग को भी अच्छी तरह से वॉश करेंगे, उसको क्लीन करेंगे और उसका DPT कर लेंगे। जितने भी मैटिंग सर्फेसेज हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, क्लीनिंग करेंगे और फाइलिंग करेंगे, एमरी पेपर लगाएंगे, पॉलिशिंग करके रख लेंगे। अब दोनों अतराफ की मैकेनिकल सील को, थ्रॉट स्लीव को और बैलेंसिंग ड्रम स्लीव को इंस्टॉल करके बेरिंग्स को फिक्स कर देंगे। बेरिंग को फिक्स करने के लिए हम बेरिंग इंडक्शन हीटर टूल इस्तेमाल करते हैं। कपलिंग हब को एज फाउंड मेजरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल कर लेंगे। अब पूरे कंप्लीट रोटर को एरिया में ले जाकर लोअर केसिंग में रख देंगे। दोनों बेरिंग हाउसिंग को लोअर केसिंग के साथ डाबल पिनों के साथ अलाइन करके टॉर्क कर देंगे। अक्सर केसिंग गैस्केट को फैब्रिकेट किया जाता है, जिसमें ये एहतियात की जाती है कि गैस्केट को केसिंग के किनारों से कुछ ज्यादा छोड़कर काटा जाए और खास तौर पर मैकेनिकल सील वाली जगह पर। गैस्केट को फैब्रिकेट कर लेंगे, जो कि एक अच्छा खासा काम होता है। अपर केसिंग को डबल पिनों के साथ और गाइड पिनों के साथ रखकर OEM इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बोल्ट्स को टॉर्क कर देंगे। अब केसिंग टाइट होने के बाद में जितनी भी फालतू गैस्केट बचती है उसको काट कर इलेहदा कर देंगे। मैकेनिकल सील वाली जगहों पर खास तौर पर एहतियात करनी है और बहुत ही सफाई के साथ गैस्केट को काटना है और उसको फाइल करके पॉलिश कर लेना है, ताकि मैकेनिकल सील का ओरिंग इसके ऊपर आने से ओरिंग ना कटे और किसी किस्म की कोई लीकेज ना हो। मैकेनिकल सीलों को केसिंग के साथ रखकर टाइट कर दें और ट्रांसपोर्ट टैप्स को फिलहाल लगे रहने दें।
अब एक्सियल क्लियरेंस को एडजस्ट कर लें, जिसका एक अलहदा से तरीका है जिसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पंप की रेडियल लिफ्ट को भी चेक कर लें और नोट कर लें। तमाम सील फ्लशिंग लाइन को इंस्टॉल बैक कर दें। अगर रोटर मैग्नेटिक सेंटर इन्वॉल्व है तो इसको चेक कर लेंगे और कपलिंग स्पेसर की लंबाई और प्री स्ट्रेच को मलूज़े खातिर रखते हुए DBSE को एडजस्ट करेंगे। अब लास्ट स्टेप में हम पंप की मोटर के साथ अलाइनमेंट करेंगे। पंप की मोटर के साथ अलाइनमेंट से पहले बेरिंग हाउसिंग में ल्यूब ऑयल डाल लेंगे और अगर पॉसिबल हो तो केसिंग को प्रेशराइज करके एक दफ़ा देख लेंगे, ताकि अगर कोई लीकेज है तो उसको पहले ही अटेंड किया जा सके। ये ना हो कि अलाइनमेंट हो जाए और उसके बाद में हम लोगों को दोबारा से पंप खोलना पड़ जाए। ये तमाम स्टेप्स उनको बताए। अब उनका सवाल था मटेरियल ऑफ केसिंग एंड इम्पेलर। अब मुझे इसके मटेरियल के मुतालिक मैं डाउटफुल था, इसलिए मैंने उनको बताया कि इट वाज कास्ट स्टील बट आई डोंट रिमेंबर इट्स ग्रेड एंड स्पेक्स। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर वियर रिंग की क्लियरेंस को चेक करना है कि कितनी क्लियरेंस मेंटेन करनी है तो आप कैसे करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे? तो इसका आसान सा जवाब ये होता है कि फ्रॉम OEM इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है उसके अंदर हमें अक्सर मिल जाता है। और अगर इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर नहीं मिल रहा तो हम लोग API 610 को फॉलो कर सकते हैं। हाउ यू चेक रन आउट ऑफ पंप शाफ्ट। सबसे पहले हम शाफ्ट को अच्छी तरह से साफ करेंगे और उसको V ब्लॉक्स के ऊपर रख देंगे। आफ्टर क्लीनिंग चूज सॉलिड सरफेस एंड प्लेस द शाफ्ट एट V blocks on its bearing location. Sometime we check it in on the lathe machine bed also. Place dial indicator at horizontal position with magnet stand. अब शाफ्ट का एक स्केच ड्रा कर लेते हैं और उसके आगे डिग्रीज लिख देते हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और एक मार्क लगा देते हैं शाफ्ट के ऊपर और उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं 0। अब जहां पे हमारे बेरिंग आएंगे, जहां पे कपलिंग आएगी, जहां पे सीलें आएंगी, जहां पे इम्पेलर आएंगे, थ्रॉट बुशिंग आ जाएगी, बैलेंसिंग ड्रम आ जाएगी, उस जगह पे हमने रन आउट को चेक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द रोटर रन आउट मैक्सिमम वैल्यू। रोटर रन आउट की मैक्सिमम वैल्यू हमें OEM इंस्ट्रक्शन जो है ना उसमें मिल जाती है। नॉर्मली ये होता है कि जहाँ पे बेरिंग हो वहाँ पे 0.02 मिलीमीटर, 0.03 मिलीमीटर मैक्सिमम रन आउट रखते हैं। इससे अगर ऊपर रन आउट हो रहा है तो शाफ्ट को हम चेंज करते हैं। जितनी भी मैकेनिकल सील्स जहाँ पे आती हैं, जहाँ पे मैकेनिकल सील्स आती हैं वहाँ पे हमें 0.05 तक अगर रन आउट है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, और जहाँ पे इम्पेलर होते हैं वहाँ पे 0.06, 0.07 तक भी एक्सेप्टेबल होता है। और थ्रॉट बुशिंग जहाँ पे है वहाँ पे 0.05, और जहाँ पे कपलिंग है वहाँ पे 0.05, 0.06 मिलीमीटर। और अगर ये रन आउट ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर से डिस्कस करेंगे और उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आगे गो हेड लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू चेक द वियर रिंग क्लियरेंस इन मल्टी स्टेज पंप। अब मल्टी स्टेज पंप में अगर पंप लोअर केसिंग के ऊपर रखा हुआ है तो उसको फिलर गेज से चेक किया जा सकता है, या फिर डायल इंडिकेटर लगा के भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये डिसमेंटल्ड हैं तो उसकी हम लोग मेजरमेंट लेंगे, जो कि सबसे बेहतर तरीका है। व्हाट इज रोटर मैग्नेटिक सेंटर एंड हाउ टू चेक। अक्सर बड़ी मोटरों में सिर्फ रेडियल बेरिंग होते हैं और एक्सियल लोड के लिए कोई बेरिंग नहीं लगा होता। जब मोटर स्टार्ट होती है तो ये एक्सियली दाएं बाएं होती रहती है। जब मोटर अपने मुकम्मल आरपीएम पर आ जाती है तो खुद ही मैग्नेट सेंटर हो जाती है। यही इसकी आइडियल पोजीशन होती है और इसी के मुताबिक ही हम DBSE को एडजस्ट करते हैं। रोटर मैग्नेटिक सेंटर को चेक करने के लिए कपलिंग स्पेसर को निकाल देते हैं और किसी मार्कर से मोटर शाफ्ट पर 10 मिलीमीटर चौड़ा और तकरीबन 40-50 मिलीमीटर लंबा मार्क लगा देते हैं, जहां पर रोटर मैग्नेटिक सेंटर का आपको अंदेशा हो।
अब मोटर का सोलो रन किया जाता है। जब मोटर स्टार्ट होती है तो शुरू में दाएं बाएं होती रहती है और अपने नॉर्मल आरपीएम पर जाकर खुद ही सेंटर हो जाती है और एक पोजीशन पकड़ लेती है। यही इसका रोटर मैग्नेटिक सेंटर है। अब एक हेक्सा ब्लेड लेकर चलती मोटर की शाफ्ट पर एहतियात से मार्क लगा दें और मोटर को स्टॉप करवा दें। कई दफा मोटर के मैनुअल में रोटर मैग्नेटिक सेंटर को किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजरमेंट से चेक करने का तरीका भी बताया जाता है, लेकिन सोलो रन ही सबसे रिलायबल तरीका है। जब डीबीएसई की एडजस्टमेंट करनी होती है तो मोटर की शाफ्ट को पुल या पुश करके इस मार्क पर लाया जाता है जो कि हमने हेक्सा से लगाया होता है।